हेलो प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज हम लोग क्या करने वाले हैं भाई। सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, दैट इज बेस थ्योरम। प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिस साल भी ये आपके सिलेबस में होता है ना, उस साल इस पे बोर्ड में क्वेश्चन पक्का बनता है, 100% बनता है। मतलब आप ऐसे मान के चलो कि आज का जो टॉपिक है ना आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपके सिलेबस में इस बार है तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी पक्का आएगा। बेस थ्योरम पे क्वेश्चन पक्का आने वाला है, राइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। पहले बच्चों, अगर आप लोग पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं और आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बेनिफिट क्या होगा, अभी हम कुछ टाइम बाद ब्रह्मास्त्र सीरीज शुरू करने वाले हैं और इस ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, रीजनल सेशन, ये सब करने वाले हैं। तो उसके जितने भी कन्वे मैसेज होंगे आपको उसी टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे, तो इसलिए लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर। देखिए प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से बात को समझिएगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट तब बोला जाता है अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाए, तब कहा जाएगा कि ये दो इवेंट्स ए और बी इंडिपेंडेंट है, राइट। अगर ए और बी आपके इंडिपेंडेंट है ना, आपको सिंपल सा कंसेप्ट देता हूं। अगर ए और बी आपके इंडिपेंडेंट है ना, अगर ए और बी इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट हैं तो दैट सिंपली इंप्लाइज कि ए एंड नॉट बी भी इंडिपेंडेंट होंगे। सिंपल सा फंडा है, नॉट ए एंड बी भी इंडिपेंडेंट होंगे और नॉट ए एंड नॉट बी ये सब इंडिपेंडेंट होंगे, राइट। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ये तीनों भी, इन तीनों के जो पेयर्स बन रहे हैं अलग अलग, मतलब ए नॉट बी, नॉट ए बी, नॉट ए नॉट बी, ये सब इंडिपेंडेंट होंगे, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत काम आने वाली है ये चीजें, राइट। चलिए क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Probability of solving a specific problem independently by A and B are 1/2, 1/3. A solves the problem. A solves the problem independently. इसकी probability हमें दे रखी है, that is 1/2. Similarly, B solves the problem independently. ये भी हमें दे रखा है 1/3. If both try to solve the problem independently, अगर दोनों के दोनों प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले पार्ट में हमें बताना है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि द प्रॉब्लम इज सॉल्व, द प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब यार एक सिंपल सी बात बताओ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, या तो ए ने करी होगी या बी ने करी होगी या दोनों ने करी होगी। उसने आपसे सिर्फ ये पूछा है द प्रॉब्लम इज सॉल्व, मतलब या तो ए ने करी या बी ने करी, ए और बी। और ए और बी जब आ जाता है तो किसकी बात होती है, ए यूनियन बी की बात होती है। किसकी बात होती है, ए यूनियन बी की बात होती है। मतलब द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड का मतलब क्या है, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये फॉर्मूला हमें आता है इसका, हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट आपको दे रखे हैं तो दैट मीन्स ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये चीज आपको गिवन है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स कर रहे हैं, राइट। इन सब की वैल्यूज हमारे पास है, पुट कर देते हैं, दैट इज 1/2, 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ये 1/2, ये 1/3 और ये माइनस 1/6। पूरे का एलसीएम लिया जाएगा तो 6 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। सो यहाँ पर 3 गया, यहाँ पर 2 गया, 5 माइनस 1 दैट इज 4, 4/6 दैट इज 2/3। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी इस चीज की, राइट। ये प्रोबेबिलिटी है कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सेकंड केस पे चलते हैं, जरा ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। तो यार सीधी सी बात, आप सोच के देखो, किसी एक ने ही करी तो अगर ए ने सॉल्व कर दी तो बी नहीं कर पाया फिर,
और दोनों इवेंट इकट्ठे होंगे। अगर ए ने सॉल्व कर दी तो बी नहीं कर पाया, दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब ए एंड नॉट बी, राइट। मतलब क्या बात हो रही है कि प्रोबेबिलिटी ए ने कर दिया और बी ने नहीं किया, तो दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, तो मतलब इंटरसेक्शन आने वाला है क्योंकि इकट्ठे हो रहे हैं। या ऐसा भी पॉसिबल है ना कि भाई ए नहीं कर पाया पर बी ने कर दिया, तो यहां पर भी इंटरसेक्शन आएगी, राइट। प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी कि ए ने कर दिया और बी ने नहीं किया, तो दो इवेंट इकट्ठे हो रहे हैं, ए ने कर दिया ये इवेंट नहीं है, ए ने कर दिया और बी ने नहीं किया, ये एक इवेंट माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपको सिर्फ इतना बोल दूं ना कि ए ने सॉल्व कर दिया, तो बी के ऊपर मैं कोई कमेंट ही नहीं कर पा रहा कि किया कि नहीं किया, बट उसने बोला है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम है, तो मतलब ए ने किया है अगर, तो बी नहीं कर पाया उसको, मतलब ए इंटरसेक्शन नॉट बी। अगर ए ने नहीं किया तो फिर बी ने किया। और ये क्योंकि ये हमारे एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी इनकी ऐड हो जाएगी, राइट। डायरेक्ट इनकी प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी, पहले वाले इवेंट की और दूसरे वाले इवेंट की डायरेक्ट ऐड हो जाएगी। अब क्योंकि आपको ये दे रखा है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए और नॉट बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, नॉट ए और बी भी इंडिपेंडेंट होंगे। अगर ये इंडिपेंडेंट हैं तो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस, तो इनको ऐसे लिखा जा सकता है, बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्योंकि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो नॉट ए और बी भी इंडिपेंडेंट होगा, ए एंड नॉट बी भी इंडिपेंडेंट होगा। और हमारे पास नॉट बी और नॉट ए की वैल्यू नहीं है, तो इसको 10th वाले फॉर्मूले से ऐसे लिखा जा सकता है और इसको ऐसे लिखा जा सकता है। पहले बच्चों हमने 10th में पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इज इक्वल्स टू, बस वहां से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी की वैल्यू क्या होगी ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए की वैल्यू क्या होगी ये, सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास वैल्यू है पी ऑफ ए की वैल्यू है 1/2, यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 1 - 1/2 और यहाँ पर 1/3, तो भाई ये बनेगा 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/2 इंटू 1/3। ये 2 से 2 कट गया आपका, या ऐसा करते हैं क्योंकि एलसीएम सेम आ जाएगा तो कट नहीं करते हैं, इसका भी नीचे 6 पड़ा है, इसके नीचे भी 6 पड़ा है, तो दोनों पे 6 आ गया, तो ये बनेगा 2 + 1 दैट इज 3/6 दैट इज 1/2। मतलब प्रोबेबिलिटी कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम इज 1/2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर, राइट। और भी बहुत सारी क्वेश्चंस हैं इसके, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट केस हमारा यहाँ पर बेस थ्योरम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा। और जिस साल भी सिलेबस में ये टॉपिक हुआ है ना, बोर्ड में पक्का आया है, राइट। बेस थ्योरम, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ कि बात क्या हो रही है यहाँ पे। सपोज कीजिए आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपके पास एक सैंपल स्पेस आ गया एस। उस सैंपल स्पेस को ना आपने अलग अलग एन इवेंट्स में ब्रेक कर दिया, डिवाइड कर दिया डिसजॉइंट में, मतलब जो एन अलग अलग इवेंट्स बनाए हैं ना उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। और उन सबको मिलाएंगे तो सैंपल स्पेस बनेगा, दैट इज पार्टीशन बोलते हैं इस चीज को। तो उसके बाद और सपोज कीजिए एक ऐसा इवेंट है जो हो चुका है, मतलब एक ऐसा इवेंट है जिसकी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है, उसी सैंपल स्पेस में से आ रहा है वो भी, राइट। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ जाए, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन ए, मतलब ऐसा करते हैं, शुरुआत करते हैं। सपोज करो मुझे E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सिर्फ फॉर्मूला ही गंदा है इसका, क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे ना, क्वेश्चन बड़ा इजी है। यहाँ पे E1 गिवन ए का मतलब क्या है, हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी, गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, है ना। तो कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, उसके बाद इन दोनों को रिवर्स कर दो अपॉन जितने भी इवेंट्स है ना सबके लिए सेम ट्रेंड में लिख दो, ऐसे ही सभी के लिए, पहले E1 के लिए, फिर E2 के लिए, फिर E3 के लिए, एंड सो ऑन, ऐसे करके करके जो nth इवेंट है ना सबके लिए ऐसे ही कर दो, जो लास्ट इवेंट होगा सभी के लिए, ये जो भी आएगा दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। इसको बोला जाता है बेस थ्योरम। ऐसे ही E2 होगा तो भी सेम है, यहाँ पे E2 E2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। E3 होगा तो ऊपर E3 E3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, राइट। दिस इज कॉल्ड बेस थ्योरम। करना कैसे है मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से सिखाऊंगा, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खैर बच्चों, जितने भी आपको मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगा ना बेस थ्योरम पे, वो सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा।
देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर ना इवेंट्स बनाते हैं। इवन क्या बनेगा? इवेंट। अब आप सोच के देखिए, जो बॉल है वो कौन से बैग से ड्रॉ की गई है? फर्स्ट बैग से। इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो द इवेंट दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट बैग इज चोजन। एक ही बात है ना? सेकंड केस क्या बन सकता है? फिर सोच के देखिए जरा, कितने बैग्स आपके पास? आपके पास दो बैग्स हैं, तो आपके पास E2 भी बन सकता है कि बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग, या सेकंड बैग इज चोजन। एक ही बात है वो भी, है ना? अब जरा सोच के देखिए, हमारे पास थर्ड बैग तो है ही नहीं, तो हमारे पास दो ही इवेंट बनेंगे, E1 एंड E2। प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। दो बैग हैं, किसी एक बैग में से बॉल निकलेगी, तो उस एक बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। सेम प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? सेकंड बैग को चूज करने की भी होगी, राइट? उसके बाद हमें एक इवेंट ए लेट करना पड़ेगा जिसकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होने वाली है। सो जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि वन ऑफ द टू बैग्स इज सिलेक्टेड। किसी एक बैग को सिलेक्ट किया गया, उसके बारे में हमने बात कर ली। एक बॉल ड्रॉ किया गया और उस बॉल का जो कलर है ना वो रेड है, तो हम लोग इवेंट बना लेते हैं दैट ड्रॉन बॉल इज रेड। जब 3-4 क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको ये टॉपिक इतना अच्छे से आ जाएगा ना, आप इसको भूल ही नहीं पाओ। ठीक है, चल। तो हमें निकालनी है कुछ चीजें, उनके बारे में बात कर लेते हैं। आप एक बार क्वेश्चन को अगर ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैं ये चीजें क्यों निकाल रहा हूँ। एकदम से समझ में नहीं आएगा, राइट? मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, ताकि हमें पता लग जाए हमें करना क्या है। फर्स्ट बैग से बॉल ड्रॉ की गई, हमें इस चीज का फॉर्मूला लगाना है। तो इस चीज का फॉर्मूला लगाना है तो मतलब हमें कुछ ऐसी चीजें निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, क्योंकि E1 को मैंने क्या माना है? फर्स्ट बैग को चूज किया गया है। सो कैसे करना, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आएगा, इनटू प्रोबेबिलिटी, इनको रिवर्स कर दो, A/E1 आएगा, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 आएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आएगा, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 आएगा। मतलब हमें ये सब चीजें निकालनी। मैं ऐसा करता हूं, इस चीज को ना नीचे ही लिख देता हूं, इस वाली चीज को, इसको नीचे लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे हमें कोई भी। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। हमें ये सब निकालना है। अब से ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारे पास आ चुका है। हमारे पास ये दो चीजें मिसिंग है, इनकी बात कर लेते हैं। अगर प्यारे बच्चों आपने चैप्टर 1 अच्छे से ध्यान से देखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, मैं पहले बता रहा हूँ। तो इससे बेटर आप पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला जो फर्स्ट लेक्चर है उसको देख लीजिएगा, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 जो है, कैसे निकालना है? बॉल ड्रॉ की गई, जरा ध्यान से देखिएगा, बॉल ड्रॉ की गई वो रेड है, गिवन क्या है? कौन सा बैग से चूज हुई थी? फर्स्ट बैग से। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने ऐसे पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जो बॉल ड्रॉ की गई है वो रेड है और वो फर्स्ट बैग से निकली थी। अब जरा ध्यान से देखिए, फर्स्ट बैग में 4 रेड है और 4 ब्लैक है, तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास? 8 हो गई, है ना? तो रेड के निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/8। सेम सेकंड बैग के लिए भी करेंगे। बॉल ड्रॉ की गई है वो रेड है और वो सेकंड बैग से निकली है। सेकंड बैग में 2 रेड है और 6 ब्लैक है, तो रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/8। आप कैंसिल आउट मत कीजिएगा, आपकी कैलकुलेशंस आगे जाके आसान हो जाएंगी। सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। P ऑफ E1 की वैल्यू 1/2, A/E1 की वैल्यू 4/8। तो ध्यान से देखिएगा, ऊपर और नीचे सभी का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो वो कट ही जाएगा डेफिनेटली। तो ऊपर बचने वाला है 4, नीचे बचेगा 4 + 2 6, दैट इज 2/3। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये प्यारे बच्चों आपका आंसर बनेगा। ये बेस थ्योरम है, प्रॉपर किस वे में लिखनी है आपको ऐसे ही लिखना है, और ये बहुत इजी टॉपिक और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, थोड़ा सा गला खराब है, माफ कीजिएगा उसके लिए, गले में काफी पेन चल रहा है आजकल, ठीक है? तो आवाज थोड़ी सी तीखी आ सकती है, थोड़ी सी मतलब अजीब सी आ सकती है, उसके लिए माफी चाहूंगा मैं, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़िए से एक बार क्वेश्चन को, फिर आगे चलते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़िए फटाफट, फिर आगे चलते हैं।
चलिए, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो एक स्कूटर ड्राइवर है। सो हम लोग इवेंट्स बना लेते हैं। लेट इवन इवेंट दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। E2 भी तो बन सकता था ना कि इवेंट वो स्कूटर ड्राइवर ना हो के क्या हो सकता है, हमारा कार ड्राइवर हो सकता है। और ऐसे E3 भी बन पाएगा, क्योंकि अगर वो कार ड्राइवर ना हुआ तो फिर क्या हो सकता है, ट्रक ड्राइवर हो सकता है। सो हमारे 3 इवेंट्स बन गए ट्रक ड्राइवर। चलिए, तीनों की ना अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। मेरे बच्चों, अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो दैट इज अ गुड थिंग, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। चलिए, प्रोबेबिलिटी वो स्कूटर ड्राइवर। अब जरा ध्यान से देखिए, टोटल स्कूटर ड्राइवर की बात की जाए तो 2000 है। स्कूटर ड्राइवर जो है टोटल 2000 है, राइट। और टोटल बात की जाए कितने ड्राइवर्स हैं, तो 2000 ये, 4000 ये, 6000 और 6000 ये, मतलब 12000 टोटल है हमारे पास। हमारे पास टोटल कितने हैं, 12000, विच कैन बी रिटन एज 2/12। फर्दर कैंसिल आउट नहीं करना चाह रहा मैं फॉर द टाइम नहीं, ठीक है। बाकी देख लेंगे, कैलकुलेशन अगर आसान होगी तो ठीक है, वरना कैंसिल आउट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी E2 मतलब वो कार ड्राइवर है। अब कार ड्राइवर की बात की जाए तो हमारे पास 4000 है, टोटल कितने ड्राइवर्स हैं, 12000। सो ये हो जाएगा 4/12। बात की जाए ट्रक ड्राइवर्स की तो हमारे पास 6000 ट्रक ड्राइवर्स हैं, टोटल कितने हैं, 12000 है, तो ये बनेगा 6/12, राइट। उसके बाद ए लेट कर लेते हैं यहाँ पर। लेट ए इज इक्वल्स टू, हमें ए को भी लेट करना है तो ए को लेट कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू, अब देखिए जरा ध्यान से कौन सी चीज हमें गिवन है कि वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मेट्स विद एन एक्सीडेंट, इवेंट दैट ही मेट्स विद एन एक्सीडेंट, ही मेट्स विद एन एक्सीडेंट। चल, सो फिर प्यारे बच्चों, हमें जो चीजें निकालनी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो जो चीजें हमें निकालनी है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हम लोग ये क्यों निकाल रहे हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। चल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 की बात कर लेते हैं। उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो इवन केस है। इवन केस कौन सा, स्कूटर ड्राइवर है, मतलब उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो स्कूटर ड्राइवर था। क्या प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंट्स की, ये देखो 0.01 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब स्कूटर ड्राइवर की ये है, कार ड्राइवर की ये है और ट्रक ड्राइवर की है। सो ये बनेगी आपकी 0.01। उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो कार ड्राइवर है 0.03203 और वो ट्रक ड्राइवर है 0.15। ये चीज आपको गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी, राइट। सो बाय बेस थ्योरम हमें निकालना था कि वो एक स्कूटर ड्राइवर है। स्कूटर ड्राइवर मतलब E1, और क्या गिवन था हमें, उसका एक्सीडेंट हुआ था। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इनको उल्टा करके लिखेंगे A बाई E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। 3 इवेंट्स है तो तीनों के लिए लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3। सबकी वैल्यूज हमारे पास है, उठाकर यहां पुट कर देंगे तो ये बनेगा 2/12 इंटू 0.01 अपॉन 2/12 इंटू 0.01 प्लस 4/12 इंटू 0.03 प्लस 6/12 इंटू 0.15। प्यारे बच्चों, सभी में से 12 कट जाएगा, डिनोमिनेटर में सबके पास 12 है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, राइट। चलिए आगे चलते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं प्यारे बच्चों, वो बेस थ्योरम के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उनको बड़े ध्यान से समझिए। फिर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर आगे चलते हैं। देखिए, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि
स्टूडेंट नोज द आंसर, द स्टूडेंट नोज द आंसर। अब जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास ना दो ही केसेस पॉसिबल हैं जो क्वेश्चन के हिसाब से देखे जाएं, या तो उसको आंसर पता है या वो गेस करता है। अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस, द स्टूडेंट गेसेस आंसर। तो दो ही केस पॉसिबल है। अब जरा ध्यान से देखिए क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको आंसर आता है। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, मतलब 3/4 वो प्रोबेबिलिटी है कि उसको आंसर आता है। तो बात आई है उसको आंसर नहीं आता है, मतलब उसने गेस मारा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 आपको दे रखी है, राइट। इवेंट ए भी लेट कर लेते हैं जरा, इवेंट ए क्या बनने वाला है। Assuming that a student who guesses the answer will be correct with the probability, what is the probability the student knows the answer given that he answered correctly? तो event A क्या बनेगा, that he answered correctly, he answered correctly। So हमें निकालना है प्यारे बच्चों probability of A by E1, probability of A by E2। चलिए, ए का मतलब है कि उसने आंसर सही दिया, इवन का मतलब है कि उसे आंसर आता था। अब जरा सोच के देखो, किसी को आंसर आता है और उसने सही जवाब दिया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी, तो पक्का होगा ही ना। अगर आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा और मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपको उसका आंसर ऑलरेडी आता है, तो आपने सही भी जवाब दे दिया, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1। मतलब पक्का है यार, ये श्योर इवेंट है, होना ही है। जब उसको आंसर आता है तो वो पक्का सही देगा ना जवाब। एंड assuming that a student who guesses the answer will answer correctly with the probability 1/4, तो ये 1/4 बनेगा कि उसने आंसर सही दिया, उसने गेस मारा था, तो आपको वो 1/4 दिया होगा, राइट। चल, सो बाय बेस थ्योरम हमें निकालना है कि स्टूडेंट नोज द आंसर, मतलब E1/A निकालना है। सो दैट विल बी, अब तो फॉर्मूला भी आप लोगों को याद हो गया होगा। ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, सभी की वैल्यूज हमारे पास है, उठाकर यहां पर पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। हमारा आंसर आ जाएगा। सभी के पास 4 है, सबका डिनोमिनेटर 4 कट जाएगा, तो ये बचेगा 3/4, ये आपका आंसर होगा, राइट। थोड़ा सा टॉपिक बहुत मतलब इजी है, शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, वरना कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रोबेबिलिटी बहुत इजी टॉपिक है प्यारे बच्चों। और वो कहते हैं ना कि यार, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। भाई जब आंखों में अरमान ले लिया ना कि अब करना ही है यार, तो क्या फर्क पड़ता है चीजों से। टॉपिक मुश्किल है आसान है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, चौंचलेबाजी है, आपके मन का खेल है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो काम आपको मुश्किल लगेगा, शुरुआत में लग सकता है, कुछ टाइम बाद नहीं लगने वाला है, राइट, कुछ टाइम बाद नहीं लगेगा। चल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, 1 2 3। पहले बॉक्स में दोनों कॉइन गोल्ड के हैं, दूसरे बॉक्स में एक सिल्वर है, एक नहीं, दोनों ही सिल्वर है, और तीसरे बैग में एक गोल्ड है एक सिल्वर है। A person chooses a box at random and takes out a coin. If the coin is of gold, what is the probability that the other coin in the back box is also of gold? चलिए, 3 बॉक्सेस हैं, तो 3 इवेंट बनेंगे। 3 बॉक्सेस हैं तो 3 इवेंट बनेंगे प्यारे बच्चों, राइट। 3 बॉक्सेस हैं तो आपके यहाँ पर 3 इवेंट बनेंगे। जरा सोच के देखिए, 3 बॉक्स हैं और तीनों में से किसी को भी चूज किया, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है, 1/3। कि आप कोई भी चूज कर सकते हो तीनों में से, ये थोड़ी लिखा हुआ है कि हाँ उसको चूज नहीं करना है, तो तीनों को चूज करने की प्रोबेबिलिटी सेम होने वाली है। आपको गिवन ये है कि जो भी बॉक्स चूज किया गया ना, उसमें से जो भी कोई निकला है वो गोल्ड का है। सो लेट ए इवेंट दैट ड्रॉन कॉइन इज ऑफ गोल्ड, ड्रॉन कॉइन इज ऑफ गोल्ड, ये गोल्ड का है, आपको ये गिवन है।
सो प्यारे बच्चों हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3। चल, जो गोल्ड का कॉइन जो कॉइन निकला है वो गोल्ड का है, गिवन वो फर्स्ट बैग से आया है। ये क्या है, जो कॉइन निकला है वो गोल्ड है और वो फर्स्ट बैग से आया है। अब जरा ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट बैग है उसमें दोनों ही कॉइन गोल्ड के हैं, तो यार गोल्ड है दोनों में ही, और गोल्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 ही होगी। 100% है कि गोल्ड ही निकलेगा उसमें। ऐसे थोड़ी है कि वो खोदा पहाड़ निकली छुई है, वो वाला सीन थोड़ी है यहाँ पर। जब यार उस बैग के अंदर 2 कॉइन है, दोनों ही गोल्ड के हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है गोल्ड निकलेगा, 100% गोल्ड ही निकलेगा। सेकंड वाले की बात करते हैं। कॉइन जो निकलेगा वो गोल्ड है, गिवन वो सेकंड बैग से आ रहा है। अब सेकंड बैग में देखिए जरा ध्यान से, बॉक्स 2 जो है उसके अंदर दोनों ही सिल्वर कॉइन है, तो जब है ही सिल्वर कॉइन तो निकलेगा क्या, तंबूरा, 0 प्रोबेबिलिटी होने वाली है। थर्ड बैग की बात कर ले, जो थर्ड बॉक्स है उसमें बोला है एक गोल्ड है और एक सिल्वर है, तो गोल्ड क्या निकलेगा थर्ड में से, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/2। क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसकी, 1/2, है ना। चल, सो हमें निकालना था कि जो बॉक्स है उसमें दूसरा कॉइन होगा वो भी गोल्ड का होगा, और दूसरा कॉइन जो गोल्ड का होगा वो किस में हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बैग में हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट बॉक्स ही ऐसा है जिसमें दोनों ही कॉइन गोल्ड के हैं। मतलब E1/A निकालना है। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिए प्यारे बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज 1/3 इंटू 1 अपॉन 1/3 इंटू 1, 1/3 इंटू 0, 1/3 इंटू 1/2। सभी के डिनोमिनेटर में 1 बाय नहीं, यहाँ पर अलग है, तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। ऊपर बनेगा 1 और नीचे 3 3 कट गया, तो ये बनेगा 1 प्लस 1/2, सो दैट विल बी 2/3। ये आपका आंसर आएगा, राइट, ये आपका आंसर बनेगा। चल आगे चलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो हम लोग कर रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं ये जो केसेस बना रहा हूँ ऐसा क्यों बना रहा हूँ, है ना। अब तो आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि मैं ऐसा ऐसे E1 E2 E3 क्यों बनाने वाला हूँ यहाँ पर। तो भाई मेरे पास 3 तरह के कॉइन है। एक ऐसा है जो जिसमें दोनों तरफ हेड आ रहा है, एक ऐसा है जिसमें बायस्ड है उसमें 75% टाइम्स हेड आएगा, और एक ऐसा है जो अनबायस्ड है ना। सो उसने बोला कि तीनों में से ना एक कॉइन को चूज किया गया। यार अब तीनों में से एक कॉइन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी तो सेम ही होने वाली है ना सबकी। अब तीनों में से कोई भी कॉइन चूज कर लो तो तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3। अब आप देख लेते हैं कि कौन सा इवेंट है जो हो रहा है। इट शोज हेड, एक कॉइन को चूज किया गया, उसे टॉस किया और उसने हेड दिखाया। सो इवेंट दैट कॉइन शोज हेड, कॉइन शोज हेड्स। चल प्रोबेबिलिटी A/E1 की बात कर लेते हैं अब जरा। उसने हेड दिखाया, गिवन क्या है, वो 2 हेडेड कॉइन था। यार 2 हेडेड कॉइन पे तो पक्का ही बनाने वाला है। शोले फिल्म देखी है, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र वाली शोले फिल्म। कुछ भी फेंको आना एक ही चीज है, क्योंकि यहाँ पर 2 हेडेड कॉइन, दोनों तरफ ही हेड है यार। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हेड आएगा गिवन फर्स्ट कॉइन को थ्रो किया गया, टॉस किया गया, तो 2 हेडेड कॉइन है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। श्योर है, आना ही आना है, A/E2 हेड आएगा। सेकंड कॉइन को चूज किया गया जिसमें 75% टाइम्स हेड आता है, दैट इज विल बी 75% टाइम्स, दैट इज 3/4। लास्ट हेड आएगा, अनबायस्ड कॉइन को टॉस किया गया, अनबायस्ड कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, राइट। अनबायस्ड कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि ये तो हेड आएगा या टेल आएगा, यहाँ पर मिलावट तो है नहीं है।
सो बाय बेस थ्योरम हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? इट वाज अ टू हेडेड कॉइन, सो E1 बाय ए, ये निकालना है प्यारे बच्चों हमें, E1 बाय ए। आप यहां पर वैल्यूज पुट कर लीजिए। आप यहां पर वैल्यूज पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। सो ये बनेगा 1/3 इंटू 1 अपॉन 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2। प्यारे बच्चे इसको सोल्व करना आपका काम है, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ना प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड के लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, बट ध्यान से इसको देखिएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपको खुद से करने हैं, राइट। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लास्ट में रखा गया है। जरा ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, जरा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने बोला है प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो एक बैग से दूसरे बैग में बॉल ट्रांसफर करी है वो ब्लैक है, यही बात है। तो इवेंट दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। E2 क्या बनेगा फिर? ट्रांसफर्ड बॉल इज, एक रेड है और एक ब्लैक है, तो रेड भी हो सकती है, राइट। अब जरा ध्यान से देखो यार, आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में से फर्स्ट वाला बॉक्स है, आपके पास एक बैग है फर्स्ट वाला, और एक आपके पास एक सेकंड बैग है। ये फर्स्ट बैग है, बैग 1, और आपके पास एक सेकंड बैग है, बैग 2। बैग 1 में से बैग 2 में आपने एक बॉल ट्रांसफर कर दी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जो फर्स्ट बैग है ना उसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। बात की जाए इसकी, तो इसमें 4 रेड है और 5 ब्लैक है। जब आपने यहां से यहां बॉल ट्रांसफर करी, या तो वो रेड बॉल हो सकती है या फिर वो ब्लैक बॉल हो सकती है जो ट्रांसफर की गई है। मान लो आपने रेड बॉल ट्रांसफर करी है तो यहाँ पर 2 रह जाएंगी और यहाँ पर 5 हो जाएंगी। अगर आपने ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी है तो यहाँ पर 3 ब्लैक बॉल रहेंगी और यहाँ पे 6 हो जाएंगी। सिंपल सा फंडा है ना। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के अब एक बात सोचिएगा जरा। मान लीजिए फर्स्ट वाले की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, कि आपने जो बॉल ट्रांसफर करी है वो ब्लैक है। अब ब्लैक कितनी है यहाँ पर? टोटल 4 आउट ऑफ 7। तो ब्लैक बॉल ट्रांसफर होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/7। ऐसे ही मान लो अगर आपने रेड बॉल ट्रांसफर की होती, तो रेड बॉल है कितनी इसके अंदर? 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/7। इवेंट ए की बात कर लेते हैं कि ए क्या बनने वाला है। इवेंट दैट द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर, इवेंट दैट ड्रॉन बॉल इज रेड, जो बॉल ड्रॉ की गई वो रेड होगी। इस ये हमें गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 की बात कर लेते हैं जरा। जो बॉल ड्रॉ की गई है, अच्छा बॉल देखो किस बैग से ड्रॉ की गई है। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2, है ना। बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2, तो भाई जो बैग 2 है ना उसमें से बॉल को ड्रॉ किया गया है। अब इसको फिर से वापस यहाँ ले आते हैं क्योंकि इसकी हेल्प से हम कुछ चीजें लिखेंगे अब, है ना। चल, सो बॉल जो ड्रॉ की गई है सेकंड बैग से वो रेड है, गिवन ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई थी। अब मान लो कि यहां से ना, यहां से यहां पर ना ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई है, तो यहां पर 4 थी, अब 3 रह जाएंगी। यहाँ पर 5 थी और ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई है, तो यहाँ पर फिर कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगे, क्योंकि 5 ब्लैक थी, एक यहाँ से ब्लैक चली गई तो वहां पर 6 हो गई, है ना। अब बैग जो है ना सेकंड, इसमें से बॉल को ड्रॉ करना है आपने, इसमें से ड्रॉ करना है आपने बॉल को, राइट। इस बैग में से आपने बॉल को ड्रॉ करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सेकंड बैग से रेड बॉल निकली है और जो ट्रांसफर्ड बॉल थी वो ब्लैक थी। अब ये ब्लैक वाला केस है कि जब यहां से यहां पर ब्लैक गई थी और सेकंड बैग से रेड बॉल निकलेगी, तो टोटल रेड बॉल कितनी है अभी इसमें? 4 आउट ऑफ 10। ये सेकंड वाले की फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड बैग से रेड बॉल निकलेगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 4/10। अब सेकंड वाला केस ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी A/E2। इसका क्या मतलब है कि भाई यहां पर ना जो बॉल निकली है सेकंड बैग से वो अभी भी रेड है, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन आता है तो आप लिख सकते हो ड्रॉन बॉल इज रेड फ्रॉम बैग 2, आप यहां पर लिख सकते हो। अगर आपको चीजें भूलने की आदत है या कुछ भी है तो आप लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो जो सेकंड बैग से बॉल निकली है ना वो
रेड है, गिवन E2 का मतलब क्या था कि जो बॉल ट्रांसफर हुई थी वो भी रेड थी। तो चलिए अब शुरुआत की तरह इसको इनिशियल की तरह लिख लेते हैं। पहले शुरुआत में यहाँ पर 3 रेड बॉल थी, 4 ब्लैक थी, यहाँ पर 4 रेड बॉल थी और 5 ब्लैक थी। जो ट्रांसफर बॉल है वो भी रेड हुई, मतलब मैंने यहाँ से ना रेड बॉल ट्रांसफर कर दी, तो यहाँ पर 3 थी तो 2 रह जाएंगी क्योंकि ट्रांसफर हुई है रेड। यहाँ पर 4 थी, एक और आ गई तो कितनी हो गई 5। अब सेकंड बैग से रेड बॉल निकलेगी, क्या प्रोबेबिलिटी होने वाली है सेकंड बैग से रेड बॉल निकलने की? 5/10। तो इसकी वैल्यू आएगी 5/10, इसकी वैल्यू आएगी 5/10। तो बाय बेस थ्योरम हमें निकालना था कि ट्रांसफर बॉल जो है वो ब्लैक है, गिवन रेड बॉल ड्रॉ हुई थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/even अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं यहाँ पे इस बार E1 लिख देता हूँ, पहले मैंने E2 लिख दिया है, अब E1 के लिए लिख लेते हैं। तो ये केसेस बनेंगे, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, दैट इज 4/7 इंटू A/E1 की वैल्यू क्या है 4/10 अपॉन E1 वाला केस पहले लिख लो या E2 वाला लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, एडिशन ही करनी है मैं तो यहाँ पर। सो 3/7 इंटू 5/10 सेम 4/7 इंटू 4/10। सभी के डिनोमिनेटर में 70 आएगा तो वो कट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 16, नीचे बचेगा 15 प्लस 16, दैट इज 16/31। ये आपका फाइनल आंसर होगा प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चल आपका आज का होमवर्क ये है कि आपको आज का लेक्चर रिवाइज करना है, जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उनको एक बार दोबारा से खुद से लिख के देखिएगा, तभी कर पाएंगे, राइट। तो आज के लेक्चर में प्यारे बच्चों इतना ही। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक